हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का जीएस बाय विवेक सर की टीम में स्वागत करता हूं। आइए, हिंदी की आज चौथी क्लास है और उसमें हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है। हिंदी भाषा एवं विकास, और पहला जो हमारा लेक्चर था वर्णमाला का पहला लेक्चर हो गया। अब वर्णमाला का दूसरा लेक्चर आज शुरू होगा, इसे आप लोग देखिए। पहले हम लोग दूसरे जो वर्णमाला का दूसरा सीरीज़ है, और वैसे तो चौथा वीडियो है, और ये जो हमारा वर्णमाला का दूसरा है, इसके पहले हम वर्णमाला में जो कुछ पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। उसके आगे हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए तो देखते हैं हम लोग पढ़े क्या थे। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे, ठीक है। व्याकरण के कितने अंग बताए थे हमने आपको? व्याकरण के 3 अंग आपको हमने बताया था। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन होता है? एक वर्ण होता है, और वर्णों के निर्माण से ही शब्द बनता है, और शब्दों को जोड़ने से ही क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो ये 3 चीज़ हम आपको बताए थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं वाक्य का निर्माण किन से होता है? शब्दों से। शब्दों के जुड़ने से। शब्दों का निर्माण किससे होता है? वर्णों के जुड़ने से, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? वर्ण विचार, ठीक है। तो वर्ण के हम आपको कितने भेद बताए थे? वर्ण के हम आपको 2 भेद बताए थे। एक था स्वर वर्ण और दूसरा कौन था? व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे किस पर? स्वर वर्ण पर, ठीक है। तो हमने आपको यह भी बताया था कि जो स्वर होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और यह क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। स्वतंत्र से क्या मतलब है कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय, ऐसे स्वर वर्ण जिनको बोलते समय किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, या ये भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। और ये कौन सा होता है? स्वतंत्र नहीं का मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, या ये कह लीजिए ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अवरोध का सामना करना पड़ता है, रुकावट होती है हमारी प्राणवायु में, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। या तो दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ यह ध्यान दीजिएगा, एक बार जो है पेपर में प्रश्न आया था। कौन सा प्रश्न आया था? पेपर में प्रश्न ये पूछ लिया था कि वर्णमाला की परिभाषा बताओ। वर्णमाला की परिभाषा, ठीक है। आप लोगों को मैं लूसेंट किताब की एक गलती बता रहा हूँ। आप लोग लूसेंट की बुक खोलेंगे तो उसमें वर्णमाला की परिभाषा लिखा है, वर्णों की माला को, या सीधा सीधा हम कह सकते हैं वर्णों के समूह को। ऐसे लिखा है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यही लिखा है लूसेंट की बुक में। और यही पेपर में सवाल भी आ गया था, जो कि यह विकल्प गलत भी हुआ है। आयोग ने इस विकल्प को गलत ठहरा दिया है। क्यों गलत ठहराया है? जैसे मैं ही आपको अभी कहूँ कि जैसे ये का है, ये खा है, ये गा है, ये तो एक क्रमबद्ध है ना। अगर मैं आपको इसी पे ऐसे कहूँ कि ये का है, ठीक है, ये जा है, ये फा है, ये गा है, यह भी तो एक वर्णों का समूह है। जैसे ये वर्णों का समूह है वैसे ये भी वर्णों का समूह है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा बताइए? ये भी तो, अगर इस परिभाषा को हम लेते हैं तो इस परिभाषा के अनुसार तो यही होगा कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों का एक समूह यह भी तो है, यह भी तो एक समूह बना रहा है। तो हम इसे क्यों नहीं कह देते कि ये वर्णमाला है? हम क्यों कहते हैं कि ये हमारी वर्णमाला है? ठीक है, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक चीज भूल गया है, क्रमबद्ध। ठीक है, क्या भूला है? क्रमबद्ध। तो जो नई परिभाषा आपकी सही परिभाषा होगी, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, यह भी विकल्प में देता है, जब तक व्यवस्थित शब्द ना लिखा हो, व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध, दोनों में से किसी एक का वर्णन होना चाहिए। ठीक है, तो पिछली चीज़ें हम आपको थोड़ा सा रिवाइज जल्दी से करवा देते हैं, फिर हम लोग अगला जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो स्वर होता है,
स्वर के मुख्यतः दो ही पार्ट होते हैं। जब कभी आपसे कोई कंडीशन ना दे और आपसे पूछ ले कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो सदैव याद रखिएगा ये स्वर सदैव दो ही प्रकार का होता है। या तो स्वर क्या होगा, ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, छोटा कह लीजिए या लघु कह लीजिए, ठीक है, तो ये आपका होता है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या होता है, दीर्घ, ठीक है, दीर्घ को हम लोग बड़ा भी कहते हैं और ठीक है गुरु भी कहते हैं। तो हम दो ही तरह से मेनली कह सकते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या तो स्वर छोटा होगा या तो स्वर बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन यदि आपके सामने एग्जामिनर कंडीशन रख दे, क्या कंडीशन रखे, कंडीशन ये रख दे कि अब आप बताइए कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार पर, ठीक है, समय के आधार पर, तब हम लोग आपसे क्या कहेंगे। अब इसके अनुसार यदि बताना पड़े तो इसके अनुसार जो स्वर के भेद होते हैं, इसके अनुसार स्वर के 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद, 3 भेद, जो मैं आपको बता रहा था। पहला क्या था इसमें, ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा भेद क्या बताए थे आपको, दीर्घ स्वर, ठीक है। और तीसरा क्या बताए थे हमने आपको, प्लुत स्वर बताया था, ठीक है। तो तीनों के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, छोटा स्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या थी, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता हो या 1 सेकंड का समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, जल्दी से देख लेते हैं, आ, ई, उ और री, ठीक है। और सबसे जो नोट पॉइंट है ये क्या है, इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वरों की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं, बस इसी पे परिभाषा पलट दीजिए कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय लघु स्वर से दोगुना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल 7 होती है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर भी 2 पार्ट होता है, एक मूल दीर्घ होता है और दूसरा संयुक्त दीर्घ होता है। तो मूल दीर्घों की संख्या कितनी है, जो मूल दीर्घ थे इनकी संख्या 3 थी, और जो संयुक्त दीर्घ थे इनकी संख्या कितनी है, 4। तो टोटल मिलाकर 7 हो गए। मूल दीर्घों में कौन कौन आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक है। और इसमें कौन आएगा, ए, ओ और औ, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या बचा, प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है, पहले तो प्लुत स्वर की परिभाषा सुन लीजिए थोड़ा सा। प्लुत स्वर इसे कहते हैं कि जिस भी वर्ण पर हम अधिक देर तक उच्चारण कर दें, जिस वर्ण पर हम अधिक देर तक उच्चारण कर दें उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे, जैसे गाँव में जब दीपावली आती है तो जब पटाखे दगाए जाते हैं तो कुछ देर तक ध्वनि उसकी क्या होती है, टकराती है, ठीक है, वातावरण में। तो वो जो टकराहट होती है उसे भी हम प्लुत स्वर का उदाहरण मानते हैं, या पेपर में भी पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कुएं में कोई चीज़ गिराइए तो कुछ देर तक उसमें झंझनाहट, घम की आवाज़ आती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर क्या होता है, नाटकों एवं संवादों में लय बनाने का काम करता है। जैसे अगर लिखा रहे, भैया करके लिखा रहे और ऐसे ऐसे सिंबल बना रहे और ऐसे ऐसे, ठीक है, इसे हम अपूर्ण चिन्ह भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये जो सिंबल बना है यह प्लुत स्वर का ही संकेतक है, ठीक है। इसका मतलब है कि भैया बोलने के बाद हमें चुप नहीं होना है, इसे लंबा खींचना है, ठीक है। जैसे अगर उदाहरण में मैंने आपको लिखा था, ओम कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, 3 की आकृति बनी रहती है, इसका मतलब ये जो ओम लिखा है इसे हमको ओम कह के चुप नहीं होना है, इसे थोड़ा लंबा उच्चारित करना है, ओम करके, ठीक है। तो ये होता है प्लुत स्वर, ठीक है। तो प्लुत स्वरों की संख्या पूछता है कभी कभी, तो ये आप लोग बताइए कि प्लुत स्वरों की संख्या क्या आप लोग जानते हैं कितनी होती है। तो आइए बताते हैं, ये जो आपका नया टॉपिक है, नया टॉपिक क्या है, प्लुत स्वर की संख्या। प्लुत स्वर की संख्या, इसे आप लोग नोट डाउन करिएगा, ठीक है। प्लुत स्वरों की संख्या होती है 8, हिंदी में 8 होती है, और मूल भाषा या संस्कृत में कह लिया जाए तो कुल 9 होते हैं, ठीक है। यह जो 9 होता है
यह मूल भाषा, मूल भाषा हमारी कौन है, मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, जहाँ कहीं मूल भाषा लिखा हो उसका मतलब संस्कृत होता है। ठीक है, तो संस्कृत में कितने हैं, 9। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ये 8 कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तो आपका छोटा आ है, ठीक है, उसके बाद प्लस में जितने भी दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या अभी हमने आपको बताया कितने हैं, 7, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, और ये जो 9वां है, 9वां आता है संस्कृत की जो बड़ी री होती है, ये 2 बार ऐसे करके बनती है, ये जो बड़ी री है, बड़ी री शामिल हो जाती है जो कि हिंदी में नहीं सम्मिलित होती है। ठीक है, तो मूल स्वरों में जो होता है वह मूल भाषा में 9 होते हैं प्लुत स्वर और इसमें 8 होते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर जी जो छोटी ई है यह क्यों नहीं आता है, ठीक है, और जो छोटा ऊ है यह क्यों नहीं आता है। आप लोगों को अच्छी प्रकार यह पता होना चाहिए कि यदि हम कि अभी मैंने आपको परिभाषा भी यही बताया कि जब प्लुत स्वर है इसका हम लंबा उच्चारण करते हैं। तो यदि बताइए, यदि हम छोटी ई जहाँ लिखा होगा अंतिम में, यदि हम इसको लंबा खींच देंगे, ज़्यादा देर तक उच्चारित कर देंगे तो ये बड़ी ई बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। तो मैं बड़ी ई जब बन ही जाएगा, ये तो यहाँ मैं लिखा दिया हूँ जो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगी, इसलिए। और आ का उच्चारण कितना भी आप करिए, आ का आ ही रहेगा, बड़ा आ नहीं होगा। ठीक है, तो यह चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, मूल भाषा में 9 होती है जिसमें बड़ी री सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा मात्रा या उच्चारण के लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे की चर्चा क्या किया जाए। देखिए, अब जो दूसरा हमारा भेद है उसे देखा जाए। ठीक है, देखिए नंबर 2 क्या है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, हेडिंग आपको बहुत बड़ी लग रही होगी लेकिन यह बहुत ही छोटी है। सिर्फ आप लोगों को इतना याद रखना है कि जीभ की जो क्रियाशीलता होती है उसके आधार पर क्या है, स्वर के भेद। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जो जीभ होती है, जिह्वा इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी जिह्वा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप ही की है, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग क्या नाम देंगे, अग्र, आगे का हिस्सा है। ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है, मध्य, और ये कौन सा है, पश्चिम। ठीक है, तो यह भी ध्यान देना है आप लोगों को कि जो स्वरों का हम उच्चारण करते हैं इसमें यह ध्यान देना ये है कि जीभ किस प्रकार क्रियाशील होती है, कौन से स्वर को बोलते समय। ठीक है, कौन से स्वर को बोलते समय जिह्वा का अग्रभाग क्रियाशील होता है, कौन से स्वर को उच्चारित करते समय, बोलते समय मध्य भाग क्रियाशील होता है, और कौन से स्वर को बोलते समय जिह्वा का पश्च भाग क्रियाशील होता है। ठीक है, तो यदि आपसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर यह पूछे कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद बताओ, तो आपका जवाब कितना होना चाहिए कि इसके आधार पर इसके 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या लिख देते हैं, अग्र स्वर। ठीक है, क्योंकि स्वर की ही बात अभी हम कर रहे हैं, अभी हम व्यंजन पर नहीं गए हैं। जब तक हम लोग स्वर नहीं समाप्त कर लेते हैं तब तक हम लोग व्यंजन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, मध्य स्वर। ठीक है, और अंतिम कौन सा है, पश्च स्वर। ठीक है, हमारे लिखने की थोड़ा टाइटल अलग है, आप लोग इसे बा न समझ लीजिएगा क्योंकि हम घसीट कर लिख देते हैं, तो इसके लिए हम सुधार कर दे रहे हैं। ठीक है, ये ठीक। तो देखिए, अग्र स्वर है, मध्य स्वर है और पश्च स्वर है। लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे याद रखें, कैसे याद रखें, और गड़बड़ भी कर देते हैं इसमें, लगभग लोग गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि रटंत विद्या होती है, रटने में वो लोग गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इसे ध्यानपूर्वक बस आप लोग व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा।
एक चीज़ आपको रटवाऊंगा, बाकी आप लोग टेक्निकल सीखे, जितना ही टेक्निकल आप लोग सीखेंगे उतना ही आप लोगों को बेहतर होगा। देखिए मैं पहले लिख रहा हूँ, आप लोग सोचे होंगे कि यह भी रटे होंगे। देखिए मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग सोचे होंगे कैसे लिख दिया। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा गौर करिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और आप लोग जो है ध्यान देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए 11 है कि नहीं, 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्वर ही आप लोगों को याद रखना है, 13 नहीं याद रखना है। ठीक है, यदि कभी आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, विकल्प में दिया रहे 11 और 13 दोनों, तो हमारा चयन करना पड़ेगा 11। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछे, ठीक है, कुल स्वर, ठीक है, कुल स्वर कितने होते हैं, सिर्फ पूछे कुल स्वर कितने होते हैं, तब आपको 13 बताना है। ठीक है, यदि पूछे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या बताओ, हिंदी में कुल स्वरों की, तब 11। यदि कुल स्वर पूछे तो 13 होते हैं, संस्कृत के मिलाकर भी। ठीक है, तो वो से छोड़े, ये देखिए इधर ध्यान दीजिए कि इसे याद कैसे रखना है। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को टेक्निकली सिखा रहा हूँ। देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ और फिर से जैसे लिख रहा हूँ आप लोग उसी प्रकार से समझिए। देखिए सिर्फ आपको मध्य स्वर याद रखना है, आ। जो छोटा आ है वह जिह्वा के मध्य भाग से निकलता है। यह जब आप लोग बोलोगे अकेले में तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान यह रहे कि जब आप बोल रहे हो तो आपके सामने कोई छोटा बालक ना हो, अन्यथा वह आपका हंसी मजाक ही उड़ाएगा कि अभी तो इनको जो है काखा गागा ही नहीं आता है। ठीक है, आपके घर में कोई छोटा बालक होगा तो कहेगा कि हमारे चाचा को अभी काखा गागा नहीं आता है, वो अभी यही रट रहे हैं। ठीक है, तो इसे बोलने का प्रयास करिएगा, ये निकलेगा। यदि आप लोग शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं तो ये वहीं से निकलेगा। ठीक है, आ बोलेंगे तो जिह्वा का मध्य भाग जो है दबता है। ठीक है, आ। अब देखिए याद कैसे रखना है। ठीक है, आ को छोड़ दीजिए। अब देखिए जो आ बना है इसमें देखिए ऐसे 3 की आकृति बनी है। ठीक है, कैसे बनी है, 3 की आकृति। अब देखिए कि आ के अलावा कौन से ऐसे स्वर हैं जिसमें 3 की आकृति बनी है। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो छोटा आ के बाद क्या आता है, ये पश्च मतलब पीछे, मतलब बाद में। तो समझ लीजिए कि पीछे क्या आएगा, छोटा आ के पीछे बड़ा आ। ठीक है, तो ये क्या है, देखो 3 की आकृति। और 3 की आकृति किसमें बनता है, ऊ बनाओ तो भी 3 की आकृति बनती है, बड़ा ऊ बनाओ तो भी 3 की आकृति बनती है। ठीक है, ओ बनाओ तो भी 3 की आकृति बनी, और औ बनाओ तो भी 3 की आकृति बनी है। ठीक है, अब जो कुछ बचा है बस उसे कहाँ लिख देना है, ऊपर लिख देना। रटना बिल्कुल नहीं है, बस आपको यह जानना है कि जो 3 की आकृति है, ठीक है, 3 की आकृति, 3 की जो आकृति वाला स्वर है वह किस में रहेगा, पश्च में। इतना ही याद रखना है, बस मध्य का आ याद रखना है, बस कि मध्य में सिर्फ आ होगा। ठीक है, अब बचा क्या क्या है आपके पास, ये ई बची है, उसके बाद बड़ी ई बची है, उसके बाद री बचा है, और उसके बाद क्या बचा है, ए और ए बचा। ठीक है, हो गया समाप्त। टेक्निकल तरीके से सीखिए। आ को छोड़ दीजिए, मध्य में सिर्फ आ आएगा, बाकी 3 की आकृति के जितने आए उसमें हम क्या रख सकते हैं, पश्च, और जो कुछ बचा 11 में उसे हम कहाँ लिख देंगे, अग्रभाग में। ठीक है, तो आप लोग जब बोलेंगे इसे तो ये इनका यही भाग क्रियाशील होगा। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो अग्रभाग होगा, इसका करेंगे तो मध्य होगा, और इसका करेंगे तो पश्च होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अगले भाग पर चलते हैं। ठीक है, अगला भेद देखते हैं। चलिए अगला भेद देखिए। अगला भेद क्या है, चलिए अगला भेद है मुख की आकृति या आकार के आधार पर। ठीक है, मुख की आकृति या मुख के आकार के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है,
इसके आधार पर स्वर के कितने भेद माने जाते हैं? इसके आधार पर 2 भेद माने जाते हैं। इसे मुख कहिए या ओष्ठ कह लीजिए, ओष्ठ की आकृति या आकार, ठीक है। तो इसके आधार पर मित्र कितने होते हैं? 2 भेद। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। 2 भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए 2 भेद हमारे होते हैं। नंबर 1 वृत्तमुखी, नंबर 2 आवृत्तमुखी, ठीक है। और वृत्तमुखी को ही वर्तुल भी कहते हैं, इसे वर्तुल भी कहते हैं और इसे आवर्तुल भी कहते हैं, और इसे ही वृत्ताकार कहते हैं और इसे ही आवृत्ताकार कहते हैं। इतने नाम हैं इनके। तो जो भी दे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और आराम से इसे समझिएगा, ठीक है। वृत्तमुखी या वर्तुल या वृत्ताकार, आवृत्तमुखी या आवर्तुल आवृत्ताकार। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं इसकी परिभाषा आपको बोलकर लिखा रहा हूँ, आप लोग लिखिए, ठीक है। देखिए वृत्ताकार स्वर कौन होता है या वृत्तमुखी स्वर उसे कहते हैं। देखिए ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ओठ की स्थिति गोलाकार हो जाए, ओष्ठ की स्थिति गोलाकार हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर वर्ण, ध्यान दीजिएगा, नंबर 2 पॉइंट, ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार नहीं बनती है, उसे हम आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें सिर्फ 4 स्वर आते हैं। कौन कौन सा? उ बोलिए वृत्ताकार होगा, बड़ा उ और ओ और औ, ठीक है। और बाकी जितने भी बचे हैं वह सभी किस में आते हैं? इसमें आते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ठीक है। ये आते हैं आवृत्ताकार में। और कभी कभी किसी किताबों में यह भी दिया रहता है, एक स्वर आप लोग यह देखे होंगे, ऐसा होता है, ठीक है। इसमें क्या बना है? यह चंद्र बिंदु नहीं, यह जो है अर्ध चंद्र बिंदु है। जब इस पर ये लग जाता है तो इसे हम पूर्ण चंद्र बिंदु या चंद्र बिंदु कहते हैं। ये अर्ध चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसका भी एक नाम है। इसका नाम क्या है? आगत स्वर। आगत स्वर या गृहीत स्वर या मेहमान स्वर इसे कहते हैं, ठीक है। आगत स्वर यह हिंदी का नहीं है, आगत मतलब कहीं से लिया गया है, आया हुआ है, ठीक है। इसे हिंदी ने विकसित नहीं किया है, यह अंग्रेजी भाषा का स्वर है। किसका है? अंग्रेजी भाषा का, ठीक है। इसीलिए अगर यदि आपसे पूछे कि यह अंग्रेजी भाषा का स्वर किस में आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं यह किस में जाएगा? वृत्ताकार में। इसको बोलने पर भी मुख की आकृति वृत्ताकार होती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, इसे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? ठीक है, अगला पॉइंट है जो आप लोगों को मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूं, कभी ऐसे भी आपका प्रश्न आ जाए। मैं हालांकि ये बात आपको बता चुका हूं, लेकिन प्रश्न पूछ ले कि जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वर, ठीक है। तो जाति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2। याद रखिएगा, नंबर 1, नंबर 2। एक होता है सजातीय, ठीक है। एक क्या होता है? इस तरह से एक होता है सजातीय और दूसरा होता है विजातीय, ठीक है। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर, ठीक है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सजातीय स्वर उन्हें कहते हैं जो अपनी ही जाति, समान जाति से मिलकर बने हों, उन्हें हम सजातीय कहते हैं। जैसे हम आपको बताए थे कि आ प्लस आ मिले तो ये क्या बनता है? बड़ा आ। इसे हम कहते हैं सजातीय। लेकिन यदि यही चीज़ आपको मैं बताया था पिछले वीडियो में, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हों उसे आप लोग देखिए, ज़रूर देखिए। उसमें मैं आपको बताया हूँ आ प्लस ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो ये देखिए, ये दोनों अलग अलग जाति के हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आया? क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं, ठीक। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप लोग?
ऐसे स्वरवर्ण जो अपनी ही समान जाति से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। ऐसे स्वरवर्ण जो अन्य दो स्वरवर्णों से मिलकर बनते हो उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट पॉइंट है आप लोगों के सामने, क्योंकि अब स्वर का जो है अंतिम पार्ट होगा, अभी और है 1-2 पार्ट, लेकिन हम आज ये अंतिम करेंगे इसी पर। देखिए ये होता है मुख द्वार खुलने या तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यह याद रखिएगा, मुख द्वार खुलने या तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। मैं आप लोगों को एक दिन बकायदा पूरा फिगर बनाऊंगा मनुष्य का और अंदर के सारे पार्टों से आपको अवगत कराऊंगा, अभी जब उच्चारण स्थान आएगा तो। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको टेक्निकल सिखाऊंगा, रटने पर बल नहीं दूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग ला बोलते हैं तो जीभ क्या होती है? आगे आके टच कर जाती है तालु पर, तो ये क्या होता है कि यह मुख द्वार बंद हो जाता है और पीछे की तरफ खुल जाता है, और कभी कभी पीछे वाला दबा दीजिए तो आगे वाला खुल जाता है। जब पीछे वाले मूर्धा को टच करती है तालु को जब पीछे के भाग को टच करता है तो आगे वाला भाग खुला हो जाता है। तो इसके आधार पर भी स्वर के भेद बताए गए हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी आप लोग ध्यान देते हो कि जब छोटे बालक को दूध पिलाया जाता है, वह जब पीने के मूड में नहीं होता है दूध, तो वह क्या करता है, यह सारा दूध होता है वह यहाँ पर रोक लेता है। कहाँ पर? अपने गले के पास। कैसे रोक लेता है? वह तालु को जो है टच कर देता है। ठीक है, तालु को जब टच कर देता है तो वहाँ पर दूध क्या होता है, सब आगे के भाग पर खुले हुए में रहता है, और जैसे ही वह आप इधर उधर करें तो वह क्या कर देता है, बाहर कर देता है। उसी प्रकार से यह भी होते हैं कुछ स्वर कि जिन्हें जो है बताया गया है कि तालु की स्थिति के आधार पर भी स्वर के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके आधार पर 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद। कौन कौन सा? नंबर 1 समृद्ध स्वर, नंबर 2 अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक है, ये गलती देखिए हमसे हो ही जाती है, हम कितना भी करते हैं घसीट के लिख देते हैं, ये बा हो जाता है। नंबर 3 विवृत स्वर। नंबर 4 अर्धविवृत स्वर। ठीक है, तो अब आप लोग बहुत ध्यान से इसे भी देखिएगा और समझने का प्रयास किया करिए। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग? समझने का प्रयास करेंगे। देखिए समृद्ध स्वर, ठीक है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? मुख द्वार बंद। ठीक है, मुख द्वार बंद की स्थिति। बंद कहने से मतलब यह नहीं कि हम चुप होकर बैठ जाएं। ठीक है, मुख द्वार बंद होने से मतलब यह होता है कि जब लगभग बोलते समय मुख जो है बंद की स्थिति में हो, अर्थात जिह्वा आगे मूर्धा के भाग को ऐसे टच कर जाए, तो उसे कहते हैं मुख द्वार बंद की स्थिति। अब आप ये कह दीजिए सर जी हम अपना मुख बंद कर लिए हैं तो कौन सा स्वर निकलेगा? तो यह मूर्खता होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है बोलते समय ऐसा लगता है कि बंद की स्थिति है। ठीक है, मतलब नाम मात्र का खुला होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसा कि इसमें देखिए एक शब्द लगा है अर्ध। ठीक है, अर्ध समृद्ध मतलब आधा बंद की स्थिति और आधा खुले की स्थिति क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध कहते हैं, आधा बंद की स्थिति। ठीक है, और विवृत का मतलब क्या होता है? मुख द्वार खुला। इसका मतलब होता है मुख द्वार खुला। ठीक है, मुख द्वार खुला स्थिति मतलब जब हम विवृत स्वर का उदाहरण देंगे तो इसमें मुख क्या होगा? लगभग पूरा खुला हुआ होगा, और अर्ध विवृत का मतलब है आधा खुला हुआ। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पूछता है कभी कभी कि बताइए समृद्ध स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है, विवृत में कौन आता है। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम यहाँ लिखेंगे
ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं इसमें भी आप लोगों को एक ही चीज़ रटाऊंगा। जैसे अभी आपको रटाया था क्या, सिर्फ मध्य स्वर रटना था छोटा आ, तो यहाँ पे क्या रटना है, विपरीत स्वर में सिर्फ क्या रटना है, बड़ा आ। ठीक है, उसमें छोटा आ था, इसमें बड़ा आ है। ठीक है, तो बड़ा आ ये हो गया। ठीक है, बड़ा आ का आधा क्या होता है, छोटा आ। एक छोटा आ आपको समझाया था क्या मिलके बनाता है, बड़ा आ। ठीक है, तो ये बड़ा आ है। ठीक है, इसका आधा क्या होता है, देखो अर्ध लिखा है ना, इसका आधा क्या होता है, छोटा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस इसे याद रखना है, विपरीत में बड़ा आ का देखिए आधा विपरीत क्या होता है, छोटा आ। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने आपको बताया था सभी लोगों को कि संयुक्त स्वर पढ़ाए थे। संयुक्त स्वर में देखिए आ प्लस ई मिला था तो क्या बना था भैया, ए। आ प्लस ए मिला था तो क्या बना था, ए। ठीक है, आ प्लस ऊ मिला था तो क्या बना था, ओ। आ प्लस ओ मिला था तो क्या बना था, आओ। अब आप सभी लोगों को यह ध्यान देना होगा कि देखिए छोटा आ सभी में सम्मिलित है और कितने वर्ण बनाया, ये 4 वर्ण। ठीक है, देखिए सभी में छोटा आ सम्मिलित था, तो ये भी आधा, छोटा आ से लड़ाई कर लेते हैं। ठीक है, लड़ाई कर लिए, ये क्या कह रहा है, ये वाला कह रहा है कि आधा मैं हूं और आधा आप हो। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, 4 हैं, तो इसे हम लोग क्या कर देते हैं, बांटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बांटना कहाँ से शुरू करेंगे, ये तो यही है, ये कहता है आप किसको ले लो, ए को ले लो। ठीक है, इसको किसे दे दे रहे हैं, ए को। ठीक है, फिर आधा क्या बचा, ओ, इसे किसको दे दे रहे हैं, ऊपर वाले को। फिर आधा बचा किसका, इसका, ओ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि ये किस में बांट दिया गया। ठीक है, अब बताइए अब बचा क्या आपके पास, जो बचा उसे क्या रटना है आपको, 11 स्वर में। देखिए 3 2 5 1 6 तो हो गया, बस बचा कितना, 5। उसे यहाँ उतार देना है, रटना नहीं है। क्या क्या बचा है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। यही तो आपके पास बचा है, 5। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो भी समस्या हो उसे आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए, तो इसी पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।